नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23/9/2021 को, 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे जिसमें 150 प्रश्न होंगे। आगे के वीडियो में हम इसके सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। मैं किसी भी प्रश्न के ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि 150 प्रश्न आज के वीडियो में करेंगे। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा जाएगा, लेकिन अगर मैंने ये ऑप्शंस पढ़ा तो ये डबल जाएगा। तो इसीलिए वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। छोटा सा वीडियो में मैं आपको 150 प्रश्न करवाना चाहती हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और मेरा भी समय बर्बाद ना हो। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो ये वक्रोकृत सिद्धांत के निकटतम माना है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन क्या है? तो असंगत कथन हमें बताना है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वह ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है। कॉलरिज के संबंध में असंगत कथन क्या है? तो कॉलरिज के संबंध में असंगत कथन बताना है। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। ये गलत है क्योंकि क्रोचे जो थे मार्क्सवाद के कट्टर आलोचक थे, तो वो इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 की है और ये इसके जो लेखक हैं वो हैं कॉलरिज। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतों का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानतों का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? तो यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। अगला प्रश्न है। टी.एस. इलियट का मत नहीं है। ये 4 विकल्प में टी.एस. इलियट का मत कौन सा नहीं है? तो वो है विकल्प डी, कला का संवेग व्यक्तित्व होता है। ये गलत है क्योंकि टी.एस. इलियट के अनुसार कला का संवेग निव्यक्तित्व होता है, ना कि निजी भाव या संवेग नहीं रहते उसमें। ये गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है। कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन बताइए। तो असंगत हमें छांटना है। इसी तरह यूजीसी नेट एग्जाम में भी ज़्यादातर नहीं वाले प्रश्न बहुत आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत का असंगत कथन है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वह मुख्य कल्पना को तर्क से तथा गौण कल्पना को समझ से जोड़ते हैं। ये गलत होगा। कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत में मुख्य कल्पना को समझ से और गौण कल्पना को तर्क से जोड़ा है। यहाँ पे मैंने उत्तर भी लगा दिया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत में मुख्य कल्पना को समझ से जोड़ा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य कल्पना को तर्क से। क्वेश्चन में तर्क पूछा है लेकिन इसका सही उत्तर होगा समझ से, और गौण कल्पना को तर्क से, मतलब उल्टा दिया हुआ है इसमें। तो सही उत्तर यहाँ पे मैंने लगा दिया है, देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रभाव नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता है टी.एस. इलियट की। तो अगला प्रश्न है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा कौन सी है? तो वो है प्रगतिवादी। ध्यान रखिएगा, प्रगतिवादी है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? तो यहाँ पे विकल्प जो डी है, विकल्प जो ए है, इससे सहमत नहीं है। टी.एस. इलियट परंपरा को रूढ़ि पालन के रूप में स्वीकार नहीं करते। अतीत के प्रति विद्रोह भी उसमें संभव मानते हैं। तो यहाँ पे परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, लेकिन ये मानते हैं अतीत के प्रति विद्रोह में उसमें मतलब परंपरा में संभव मानते हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ मानते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं मानते हैं। क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन में नहीं मानते हैं, तो ये गलत होगा, जबकि वो मानते हैं टी.एस. इलियट। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन क्या है। अब यहाँ पे असंगत कथन बताना है हमने। तो साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत के विषय में असंगत कथन है, वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत होगा। वर्ग परिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ होता है। तो यहाँ पे असंगत हमें बताना था, लेकिन ऑप्शन में नहीं पूछा है, लेकिन होता है ऐसा। वर्ग परिवर्तनशील होता है और उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता रहता है। तो यहाँ पे विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस मानसिकता का कोई उपचारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र के किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है। तो ये है विकल्प ए, उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर आप मुझसे कहेंगे कि इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दे, तो मैं आपको बता दूं जो एग्जाम हुए थे ना, उसका पीडीएफ मैं पहले से ही टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा चुकी हूँ, लेकिन उसमें बच्चों ने पहले से ही सॉल्व कर रखा था। तो कई प्रश्न बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो गलत थे, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा से अपने तरीके से करवा रही हूँ। तो इसको ध्यान से उस पर अगर आपके पास प्रश्न पत्र होगा तो उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। तो उपयुक्त कथन नहीं है, देखिए अब तक हमने 13 प्रश्न कर लिए और 13 प्रश्नों में नहीं से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा है और ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरपीएससी एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में नहीं वाले प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन जो नहीं है वो है सी, यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है। ये गलत है। मार्क्स और एंगल्स ने इस बात पर जोर दिया है कि यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल नहीं है। यहाँ पे पूछा है नकल है, ऑप्शन में पूछा है नकल है, लेकिन इसमें इन्होंने माना है नकल नहीं है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा इसको, मार्क्स और एंगल्स ने इस बात पे जोर दिया है कि यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने फिर देखिए, असंगत कथन पूछा है। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन कौन सा है। तो यहाँ पे विकल्प जो सी है वो गलत होगा। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पे नहीं। ये गलत होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसके प्रसार और सफलता पर टिका रहता है। यहाँ पे नहीं पूछा है लेकिन यहाँ पे आएगा, हाँ, प्रसार और सफलता पे टिका रहता है। तो यहाँ पे विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है। तो ये है विकल्प बी, विखंडनवाद के। विखंडनवाद साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं मानता। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। उद्भावक आचार्य जॉक देरिडा माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारण शामिल नहीं है। तो वो है विकल्प डी, साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन उत्तर आधुनिकता सोच के विकसित होने के कारण में शामिल नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद भी लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त भी हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है। तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण रवि अरुण अधर तिय सधर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख किया गया है। तो इस काव्यांश में
पद्मावती के उल्लास का उल्लेख किया गया है, यह भ्रातिमान अलंकार का उदाहरण है। तो ये भी प्रश्न आगे से पूछा जा सकता है कि ये जो काव्यांश दिया गया है इसमें कौन सा उदाहरण है, तो ये भ्रातिमान अलंकार का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कम्मान बाण छुटही अपार, लागत लो इस सारी धार, घमसान धान सब वीर शेत, घन स्त्रोण बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किनके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन लगाए हुए हैं, देखिए। तो इसमें जो किनके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है, जो पंक्ति दी गई है, तो उक्त पंक्ति में पृथ्वीराज की जो सेना है और समुद्र शिखर की जो सेना है उनके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है। ऊपर जो पंक्तियां दी गई हैं और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पृथ्वीराज विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य के युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है। विकल्प सी 20वीं शताब्दी का छठा दशक। साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल 20वीं शताब्दी का छठा दशक है। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य जॉक देरेदा हैं, जिन्होंने 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब की थी, तो मैंने इसके सारे महत्वपूर्ण तथ्य लगा दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनसड़ियाँ छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का प्रभाव पड़ा है। तो इसमें पड़ा है सूफी साधना का प्रभाव, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो इस साखी में भावात्मक रहस्यवाद है, जिसमें जीव परमात्मा को पति पत्नी के रूप में संबंध स्थापित किया जाता है। विशेषक सूफी साधना पद्धति में होता है ये। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, चलिए अगला देखते हैं। दुल्हन गावहु मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है। तो इसमें विकल्प डी दाम्पत्य प्रेम और माधुर्य प्रेम का रूप है। तो यहाँ पे आगे ये भी पूछा जा सकता है कि दाम्पत्य छोड़ के माधुर्य प्रेम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ दाम्पत्य और माधुर्य प्रेम दोनों का ही रूप है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव व चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मीरा की कविता के संबंध में अनुप्रयुक्त जो है वो है विकल्प डी, मीरा का विद्रोह साध्य है, साधना नहीं। तो यहाँ पे ये गलत होगा। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह साधना है, ना कि साध्य नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत दिया हुआ है, उलट पुलट करके दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने सही करके लगा दिया है। अगला प्रश्न है, ना ब्रज में कछु देख्यो री टोना पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहू री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है। तो इसमें इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, क्या संकेत किया गया है। प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। मीरा के उपयुक्त पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहूरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण संकेतित किया गया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक अचंबा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरुबर बयाई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बेलही डारी गूननी गरी आई, कुत्ता को ले गई बिलाई, तली करी सासा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे।
पद के संदर्भ में असंगत कथन। देखिए किस तरह के प्रश्न, आरपीएससी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो प्रश्नों के लेवल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तरह ही उनका लेवल होता है। तो यूजीसी नेट के जो कैंडिडेट यूजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आरपीएस का जो प्रश्न पत्र है उनको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे तो उनकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस पद में संदर्भ असंगत हमें छांटना है, तो वो है विकल्प बी। भक्ति की चरम सीमा इस पंक्ति में बताई गई है तो वो गलत है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी में ईसपुर से व्यंजित अर्थ है शिव की नगरी काशी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हांडे। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। तीनों साधना एक साथ नहीं हो सकती, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा बी। चलिए अगला देखते हैं। नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है, तो वो है विकल्प डी। यशोदा का कृष्ण प्रेम ये अभिव्यंजित नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जोगी मत जा मत जा मत जा। पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है। पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है कृष्ण, कृष्ण के बारे में कह रही है मीरा। अगला प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है, तो ये किया है आषाढ़ से। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का आरंभ आषाढ़ मास से किया है। अगला प्रश्न है, टप टप बूंद पर ही जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। क्या आशय ग्रहण किया है, तो वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मारे झोला का आशय वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना ग्रहण किया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जे ही पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाय जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, तो इन पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने ऊहात्मक पद्धति को माना है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से सहृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में ये किसका कथन है, तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, जानत हो हरि रूप चराचर में हठी नैन ना लावो, अंजन के शिखा जुबती तह लोचन सलभ पठावो। में रेखांकित अंश से संबंधित असंबंध अर्थ बताना है आपने, तो वो है विकल्प बी। उपर्युक्त पंक्तियों में अंजन के शिखा जुबती अंश का संबंध पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के सम्मान से नहीं है। असंबंध अर्थ ही हमें बताना था, तो वो विकल्प बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भलो पोच राम को कहे मोही सब नर नारी। में पोच से अभिप्राय क्या है, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा पोच से अभिप्राय है नीच। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पीयूषो कहेसु संदेशना, हे भोरा हे काग, सो धनी बिरह जरी मुई, तेही का धुआं हम लाग। में भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, अवेग की दशा में यही उचित है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य शुक्ल का कथन है, अवेग की दशा में यही उचित है। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है, तो ये किया है समार्त वैष्णव में।
वियोगहरि ने तुलसीदास को समार्त वैष्णव संप्रदाय में परिगणित किया है? विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होए, में रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है, तो वो है विकल्प बी गौरवर्णीय राधा का श्यामवर्णीय होना। ये विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गज उद्धारी हरि थप्यो विभूषण ध्रुव अविचल कबहु न टरे, अम्बरीश की सांप सुरती करी अजहु महामुनि गलानी गरे, में महामुनि से आशय है दुर्वासा। महामुनि से आशय है दुर्वासा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, में रत्नाकर जी ने उर्वशी का कर्मांशा अर्थ लिया है, विकल्प ए से। उपर्युक्त पंक्ति में रतन करजी में उर्वशी का कर्माशा अर्थ है अप्सरा विशेष उर में बसी, भूषण विशेष किया, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आरपीएस में। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? तो भक्ति का संदर्भ नहीं है बिहारी के किस दोहे में, तो वो है विकल्प डी। फिरी फिरी चितु उत ही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव। तो ये जो पंक्ति दी गई है, ये जो दोहा दिया गया है, इसमें भक्ति का संदर्भ नहीं है, इसमें नायक नायिका से संबंधित श्रृंगार का संदर्भ है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पूछा है प्रश्न में कि बिहारी के किस दोहे में, तो ये 4 ऑप्शन में बिहारी के दोहे दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि ये इसमें भक्ति का संदर्भ कौन सा है, तो विकल्प डी जो है इसमें भक्ति का संदर्भ नहीं है, इसमें नायक नायिका के संबंधित श्रृंगार का संदर्भ है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सनी कज्जल चख झाक लगन उपजयो सूदनी, स्नेहु क्यों ना निरपति है भोगवे, लही सुदेशु सबहु देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? तो बिहारी के इस दोहे में किस ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? तो ज्योतिषी विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोहा देख लीजिए दोबारा से, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मीत सुजान अनीत करो, जिन हा न हुज्जे मोही अमोही, ठीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहे लगी आस रहे, बसी प्राण बटोही, हो घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। उक्त सवैया के संदर्भ में किस विकल्प में विद्रोही भाव नहीं है? तो ये 4 विकल्प दिए हैं, तो किसमें विद्रोही भाव नहीं है? तो विकल्प डी में विद्रोही भाव नहीं है। दोनों का अर्थ होता है दृष्टि व ठीठी का अर्थ होता है दृष्टि और ठोर का अर्थ होता है स्थान, तो दोनों में ही, बाकी ऊपर के जो 3 दिए गए हैं विकल्प में उसमें विद्रोही भाव है, लेकिन चौथा जो विकल्प है उसमें विद्रोही भाव नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद प्रभाव के प्रमुख कर्ताओं में रसखानी आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, जो हिंदी साहित्य के अतीत से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जब ते निहारी घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आंगी लागी रही चाहकी, में विरह का वर्णन है, विरह का कारण है पूर्व राग। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसमें विरह का कारण पूछा है, तो पूर्व राग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध का। अगला प्रश्न है, आस ही आकाश मधी अवधि गुने बढ़ाए,
चोपनी चढ़ाए दीनों कीनो खेल सो यह, निपट कठोर ये हो एंचत न आप, और लाडिले सुजान सो दोहेली दशा को कहे, अचिर जमई मोही भई घानानंद यो, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहू लहे, विरह समीप की झकोरनी अधीर नेह, नीर भेज्यो जीव तऊ गुड़ी लो उड़ियो रहे, में अलंकार नहीं है। तो ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार नहीं है वो आपने बताना है। तो इसमें आपत्ति अलंकार नहीं है, जबकि रूपक, व्यतिरेक, उपमा, विभावना, विरोधाभास आदि अलंकार इन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार क्या है? तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन केंद्रीय आधार है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की यह एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, के संदर्भ में अनुप्रयुक्त व्याख्या है, वो है विकल्प सी, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उपर्युक्त पंक्तियों में अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना नहीं की गई है, तो ये जो पंक्ति दी गई है इसमें अनुपयुक्त व्याख्या बतानी थी, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हृदय की अनुकृति बाहर उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन कीर्ति ज्यों शिशु सा सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, के संदर्भ में असंगत बताना है। तो असंगत कथन है विकल्प डी, मनु का सौंदर्य वर्णन इसमें नहीं किया गया इन पंक्ति में, तो हमें असंगत ही छांटना था, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो ये अनामिका संकलन में है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में असंगत व्याख्या कौन सी है? तो वो है विकल्प डी, विकल्प डी असंगत व्याख्या है। तो लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त, ये गलत होगा। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये कथन है नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास व सरोज स्मृति कविताओं का सार तत्व माना है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्ति बोध का संकेत किस ओर नहीं है? तो इन चार विकल्प में से कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार करना मुक्ति बोध का संकेत इन पंक्तियों में नहीं है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है इन चार विकल्प में से? तो वो है कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, ये कथन गलत है। त्रुटिपूर्ण कथन जो है विकल्प ए होगा। अंधेरे में कविता का प्रारंभिक पंक्तियां काव्य शैली का चमत्कार मात्र नहीं है, ये सही उत्तर होगा। विकल्प ए इसमें जो दिया हुआ है मात्र है, कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, ये गलत है, जबकि मात्र नहीं है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? तो ये आपने बताना है। चार विकल्प में पात्र दिए गए हैं गोदान के, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है वृंदा, स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है, तो यहाँ पे विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मालती धनिया तो है
लेकिन वृंदा नहीं है, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? तो ये कथन है राम सेवक महतो का। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो यह टिप्पणी की गई है लेखक की। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है? विकल्प ए मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, त्याग पत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला जो कथन है वो आपने बताना है, वो है विकल्प डी। आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। मेल नहीं खाने वाला जो कथन पूछा है वो है विकल्प डी। त्याग पत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है ये, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि वो जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिंदा का, जो एसपी सक्सेना से कहता है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र के मृणाल का व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन बताना है आपने, तो वो है विकल्प डी। त्यागपत्र उपन्यास के मृणाल के व्यक्तित्व में समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह नहीं है। वो सोचती है कि समाज नहीं बचेगा तो हम कहाँ रहेंगे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन आपने बताना है, तो असत्य कथन है विकल्प सी। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर ही जगता है। ये कथन क्या पूछा है? गलत बताना है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये उल्टा दिया हुआ है। अब तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं 67 प्रश्न कर लिए, जितने भी कथन दिए हुए हैं उनके उल्टे दिए हुए हैं। होता सही है लेकिन उनको उल्टा करके एग्जाम में पूछा गया है और आपने वही उल्टा छांटना है। तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, उल्टा दे दिया है। जबकि श्रद्धा भक्ति निबंध का सही जो कथन है, प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर जगती है, तो ये गलत होगा। ये सही है लेकिन ऑप्शन में जो दिया है वो गलत होगा। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी कृति महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है 1989। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तो जो कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रश्न को हल जरूर करिएगा, क्योंकि देख सकते हैं सारे प्रश्न आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। सिलेबस से बाहर कोई नहीं है प्रश्न इस आरपीएससी में जो पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत बताना है आपने, तो रचना के धरातल व परिवेश व चेतना असंपृक्त है, ये असंगत है। तो उसने कहा था कहानी रचना के धरातल व परिवेश व चेतना के स्तर पर गहरे रूप में संपृक्त है, तो ये सही होगा। देखिए यहाँ पे भी प्रश्न उल्टा करके पूछा गया है। विकल्प प्रश्न में विकल्प जो दिया है वो उल्टा करके पूछा है और यहाँ मैंने सीधा करके लगा दिया, आप देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कफन कहानी के संबंध में असंगत बताना है आपने, तो असंगत जो कथन है वो है विकल्प बी। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है, ये असंगत कथन है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक है। कुबेर राय के निबंध राघवा करुणो रसा के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प आपने छांट के बताना है, तो वो है विकल्प ए। राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक
शील और करुणा का संबंध है। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगे की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम क्या है? तो वो है गैंग्रीन। गैंग्रीन नाम है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उजाले के मुँह साहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है? तो वो है विकल्प डी, पानी की भांति उलीचना। उजाले के मुँह साहिब कहानी में उजाले से पानी की भांति उलीचना व्यंजित नहीं हो रहा है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टॉर्च उठाकर देखा दीवार सिराहने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो ये किया है खटमल के लिए। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन छाटिए। देखिए, ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे हैं असंगत से ही पूछे हैं, असंगत ही हमें छाटना होता है। तो इसमें जो असंगत है वो है विकल्प बी, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को अलौकित करना। स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को अलौकित करने का भाव, ये असंगत कथन है। और जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी में स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को अलौकित करने का भाव नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, राहुल साकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी, वो आपने बताना कहाँ दिखाई दी थी। तो राहुल साकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर की मूर्ति चित्तौड़ प्रसाद में स्थित महादेवालय में दिखाई दी थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नडरचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था। तो यहाँ पे विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना कारण था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नडरचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना था। अजीब सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में फुनदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो वो है विकल्प बी, मेरी तिब्बत यात्रा में फुनदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में चमड़े की नाव का उल्लेख मिलता है, लकड़ी की नाव का उल्लेख नहीं। तो यहाँ पे लकड़ी की नाव का इंतज़ाम है। यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतज़ाम है, यहाँ पे पूछा नहीं मिलता है। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, क्योंकि लकड़ी का नहीं चमड़े का मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी जो 17 जिसमें 17 बोलियां हैं का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं है? तो पैसाची अपभ्रंश से संबंध नहीं है। हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के पैसाची अपभ्रंश से संबंधित नहीं है। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, तो वो है सिपाड़ी। सिपाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, ये मारवाड़ी की उपबोली है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, ना कि अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपर्युक्त नहीं है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपर्युक्त कौन सा नहीं है? तो वो है विकल्प ए, आदिकालीन हिंदी वियोगात्मक की ओर झुकाव है, ना कि संयोगात्मक की ओर झुकाव है। तो ए बताना है हमें, ए कथन सही है। गलत पूछा है ना, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपर्युक्त कथन नहीं है, तो वो है ए। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत, देखिए सारे असंगत से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो असंगत कथन बताना है हमने राजस्थानी भाषा के संबंध में। तो राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही नहीं सीमित है, बल्कि मध्य प्रदेश, इंदौर, रतलाम, देवास, भोपाल जैसे राज्यों में भी बोली जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में जो विकल्प दिए हुए हैं, राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक
सीमा तक ही सीमित है, ये गलत होगा क्योंकि कहाँ कहाँ तक सीमित है ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, नीचे देख सकते हैं आप। बल्कि मध्य प्रदेश, इंदौर, रतलाम, देवास, भोपाल जैसे राज्यों में भी बोली जाती है राजस्थानी भाषा। अगला प्रश्न है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना नहीं है, है पूछा है प्रश्न में, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है तो वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली कौन सी है तो ये है मेवाती। मेवाती उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है तो अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन को, और चंदायन 1389 की है और ये अवधि में है, मुल्ला दाऊद की कृति है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है तो राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का जो क्षेत्र नहीं है वो है रायपुर। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रायपुर छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र है, ना कि मालवी बोली का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली है। वागड़ी बोली तो वो है वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली है गुजराती। वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा है गुजराती, खासकर झुंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है तो ये संविधान के 343 1 में वर्णित है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से नहीं जाना जाता है तो अहीर वाटी बोली के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि अहीर वाटी बोली हरियाणवी बांगरू से है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है कौन सा तो वो है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए तो हाइफन का प्रयोग किया जाना नहीं चाहिए समानतः तत्पुरुष समासों में। हाइफन को योजना या समास चिन्ह कहते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग समानता तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली जो मेरठ के सर्वाधिक निकट है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है इन 4 विकल्प में से तो वो है अशुद्ध शब्द है स्थाई। हाँ, तो यहाँ पे स्थाई देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्थाई किस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सही शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है, तो जब इसकी आंसर की आएगी तो आप इसका उत्तर लगा लीजिएगा खुद से। मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 95 प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं तो वो है विकल्प डी। कश्यप, वासुदेव और पार्थ शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग बताना है आपने तो अशुद्ध विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अशुद्ध प्रयोग तक अवयव सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए ये अशुद्ध प्रयोग है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं तो वो हैं विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गृहस्थ, हरफन मौला और कपड़छन
शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? तो विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन बताना है, तो वो है विकल्प बी। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने के लिए शब्दों को विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे ये अनुप्रयुक्त कथन है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने के लिए विधेय कहते हैं, ये ऑप्शन में दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो उसका सही उत्तर होगा उसे सूचित करने के लिए उस शब्द को उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उद्देश्य कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो वो है अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार जो नहीं है वो है संबंध बोधक। संबंध बोधक अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? तो स्वर संधि से जो निर्मित हैं वो है विकल्प सी। वार्तालाप, चंद्रोदय और देवार्षि शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अशुद्ध शब्द नहीं है, यहाँ पे देखिए पूछा है अशुद्ध शब्द, तो यहाँ पे विकल्प सी अशुद्ध शब्द नहीं है। बाकी ये जो दिए हुए हैं ये ए, बी और डी, ये सारे अशुद्ध हैं, जिसको मैंने शुद्ध करके यहाँ पे लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य नहीं है, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है, तो नहीं बताना है। शुद्ध वाक्य जो नहीं है वो है विकल्प डी। अशुद्ध वाक्य आपका यह मत ग्रह योग्य है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा आपका यह मत ग्रह है। तो यहाँ पे विकल्प, यहाँ पे मैंने उत्तर लगा दिया है, ये विकल्प जो दिया हुआ है ये गलत है। पूछा है वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य नहीं है, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं देखिए कंफ्यूज करने के लिए। अशुद्ध वाक्य बताना है जो नहीं है, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। शुद्ध वाक्य जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, ये शुद्ध वाक्य है, और यहाँ पे अशुद्ध वाक्य यानी कि सही बताना है। बाकी जो दिया हुआ है वो अशुद्ध है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए किस तरह से प्रश्न को कंफ्यूज करने के लिए घुमा के, यहाँ पे शुद्ध वाक्य भी तो पूछा जा सकता था लेकिन नहीं पूछा, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य नहीं है, इस तरह से पूछा है कंफ्यूज करने के लिए। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सर्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य बताना है आपने, तो वो है विकल्प डी। उसे दवा 2-2 घंटे के बाद दी जाए, सर्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है, उसे दवा 2-2 घंटे बाद दी जाए, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो विकल्प डी के जो शब्द दिए हुए हैं वो सारे के सारे शुद्ध हैं, बाकी ऊपर के गलत दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कोई एक सही भी दिया होगा तो हमें वो नहीं छांटना है, तीनों के तीनों जो शुद्ध हैं वो हैं विकल्प डी। तो विकल्प डी, सारे के सारे जो शब्द दिए हुए हैं वो सही हैं, शुद्ध हैं, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो विकल्प बी में समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रमणार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है विकल्प सी में, विकल्प सी में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नौकर बीमार रहा, नौकर बीमार रहा वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, भट्टोट के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है, विकल्प ए। विकल्प ए में भट्टोट की काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या दी गई है। भट्टोट तो अभिनव गुप्त के गुरु हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट तथ्य लगा दिए हैं। काव्य कौतुक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है बार बार।
इनके अनुसार प्रज्ञा नव नवोशालिनी प्रतिभा मता, ये इनकी काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। तो इसी तरह इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य और काव्य प्रयोजन का सम्मेलन नहीं है। तो आचार्य और काव्य प्रयोजन का सम्मेलन जो नहीं है वो है विकल्प बी। विकल्प बी में सही उत्तर नहीं दिया गया है। रस की निष्पत्ति भरत मुनि की अवधारणा है। आचार्य भामा के चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, नहीं बताना है हमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? काव्य हेतु नहीं है तो वो है विकल्प डी, समाधि काव्य हेतु नहीं है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? तो ये चुनौती दी है आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। तो आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जब मन में तमोगुण व रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक और प्रबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रस स्वाद के संबंध में यह विचार किसका है? तो ये है विश्वनाथ का ये विचार है, आचार्य विश्वनाथ का ये विचार है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति जो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्धृत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा ये किसकी है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। रस ध्वनि किसे कहा गया है? असलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाच्यार्थ की विच्छिन्नता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विवक्षतान्य परवाच्य ध्वनि। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोकृत के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो ये किया है वाक्य वक्रता के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुप्रयुक्त कथन है। विकल्प ए। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पे प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पे उल्टा दिया गया है ऑप्शन, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम है। ऑप्शन में नहीं दिया लेकिन असल में दिया है इसका आएगा। अलंकार के संबंध में असंगत कथन बताना है। तो असंगत कथन है विकल्प डी, वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकुक से जब श्रोता अन अर्थ कल्पित करे तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। ये गलत है, हमें गलत ही छांट के बताना था। अलंकार के संबंध में असंगत कथन बताना था, तो यहाँ मैंने इसका उत्तर लगा दिया। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकुक से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहाँ संदेह अलंकार नहीं होता, वहाँ वक्रोकृत अलंकार होता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर में अलंकार कौन सा है? तो इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया। विकल्प बी सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो
वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं। अगर इसको लाइक नहीं करेंगे तो मैं इसका अगला जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है मैं उसको भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता है, मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, तो मेरा मन नहीं करता बनाने को वीडियो फिर आगे। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो की फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में भी दिया कीजिए। कोई कमी लगे तो वो भी बताया कीजिए, ताकि मैं सुधार करके आगे से आपके सामने पेश करूँ उसको। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन से आचार्य वक्रोकृत को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? तो वो है विकल्प बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है भामा जी। आचार्य भामा वक्रोकृत को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते हैं और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा भामा जी हैं। ऐसे करते हैं, पाई महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए में अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है? तो भ्रातिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सुन भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चित्रे, धोए मिटे नहीं मारई भीति दुख पाई यही तनु हेरे में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्ति में विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, वणय सगाई के संबंध में असत्य कथन बताना है आपने। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है विकल्प बी। ता वर्ग व टा वर्ग की वह सगाई उत्तम कोटि की होती है, ये असंगत बताना था हमें, असंगत कथन। अगला प्रश्न है, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहां पे अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है वहां पे, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेत्र निमीलन करती मानो प्राकृत प्रबुद्ध लगी होने, जल्दी लहरों के अंगड़ाई बार बार जाती सोने में प्रमुख अलंकार। तो इसमें मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। ये जो चार विकल्प दिए हैं इसमें चारों विकल्प में कोई एक है छंद, एक उदाहरण है जो दोहा छंद का उदाहरण नहीं है, तो वो आपने बताना है। तो वो है विकल्प सी। विकल्प सी में दोहे का नहीं सोरठे का उदाहरण दिया गया है। हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नाही, करे न आदर कोय रद कागत ज्यों राज्य। तो इसमें सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है, ना कि दोहे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अपहुति। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है अपहुति अलंकार। अगला प्रश्न है, डिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पव्य समुद्र सर, बयाल बधिर तेहि काल बिकल दिगपाल चराचर, दिग्गनंद लहरखरत परत दस कंदु मुखक भर, सुर विमान हिम भानु भानु संगठित पर सपर, चौंके बिरंची शंकर सहित कोलू कमठू अहि कल मल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दलियो। किस छंद में निबद्ध है? तो ये जो छंद दिए गए हैं ये आपने बताना है किस छंद में निबद्ध है। ये जो पंक्ति दी गई है तो ये है छप्या छंद में। तो उपयुक्त पंक्तियां छप्या छंद, रोला प्लस उल्लाला छंद निबद्ध है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कुंडलिया तो प्रथम चार पंक्तियां रोला व अंतिम दो पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं, तो दोहा छंद की नहीं होती। कुंडलिया छंद में प्रथम दो पंक्तियां दोहा व अंतिम चार पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, देख लीजिए सही उत्तर। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या दिया हो, प्रथम चार पंक्तियां रोला, जबकि कुंडलिया छंद में प्रथम दो पंक्तियां दोहा की होती हैं। यहाँ पे देखिए उल्टा करके दिया हुआ है,
प्रथम 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। तो अब तक जो जितने भी प्रश्न हमने किए, 133वां प्रश्न है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनको ऑप्शन को उल्टा करके दिया हुआ है, तो समझ सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ मैंने उत्तर लगा दिया, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मात्रिक समछंद नहीं है। तो उल्लाला मात्रिक छंद नहीं है, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। यहाँ पे देखिए उत्तर लगा दिया है, डी ऑप्शन सही होगा। तो मात्रिक समछंद जो बाकी 3 मात्रिक समछंद हैं, लेकिन जो डी है ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर, संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्ति किस छंद में है, ये आपने बताना है। तो ये पंक्ति है हरिगीतिका छंद में। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो मंदाक्रांता छंद का गण क्रम बताना है आपने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है म भ न त ग ग। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना, कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। छंद में निबंध है, जो पंक्तियां दी गई हैं किस छंद में लिखी गई हैं वो आपने बताना है। तो ये छंद, इन पंक्तियों में जो छंद है वो है गीतिका छंद। तो गीतिका छंद में ये पंक्तियां लिखी गई हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के संबंध में असंगत कथन बताना है, असत्य कथन बताना है। तो कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, ये गलत है। असंगत बताना था ना, तो कविता ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती। प्लेटो के अनुसार कविता ईश्वरीय प्रेरणा भावों आदि से उत्पन्न होती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उत्तर भी लगा दिया मैंने। प्लेटो ने नहीं माना है, क्या नहीं माना है, तो कलाओं में आदर्श की, न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात की है, ये प्लेटो ने नहीं माना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, सही सी होगा। प्लेटो ने कलाओं में आदर्श, न्याय, सौंदर्य और सत्य की प्रतिष्ठा की बात नहीं माना है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ है, प्रगति में पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। यह पंक्ति किस छंद में है, तो इस पंक्ति में द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। तो द्रुत विलंबित छंद इन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन बताना है आपने। तो अरस्तु के क्या पूछा है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में असंगत कथन है, कला प्रकृति के भावमय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है, ये गलत है। असंगत बताना है ना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही होगा उत्तर, क्योंकि अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कला प्रकृति के भावमयी तथा कल्पनामयी अनुकृति माना है, और इधर पूछा है ऑप्शन में नहीं माना है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। अनिवार्य अंग अरस्तु ने त्रासदी के 6 स्वीकार किए हैं। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के विचारों से बेमेल है। ये 4 पंक्ति दी गई हैं जो प्लेटो के विचारों से बेमेल हैं, वो है विकल्प डी। अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा पर सूत आभास में अंतर नहीं होता, जबकि प्लेटो के अनुसार अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा पर सूत आभास में अंतर होता है। ऑप्शन में गलत पूछा है, तो लेकिन इन्होंने माना है कि होता है। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विवेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन बताइए। तो असंगत कथन विकल्प सी है। अरस्तु ने ऑप्शन में क्या पूछा है,
प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ये असंगत कथन है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में। और इसका जो उत्तर मैंने यहाँ लगाया है, अरस्तु ने अपने विरेचन सिद्धांत में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पूछा है प्रस्तुत किया है, समर्थन किया है, लेकिन समर्थन नहीं किया है। अरस्तु ने अपने विरेचन सिद्धांत में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन नहीं किया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। असंगत पूछा है। पेरिप्सिस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है लोजाइनस। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में अनुप्रयुक्त कथन बताना है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कथानक चरित्र व विचार अनुकरण का विषय है। तो उपयुक्त कथन बताना है। तो त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि त्रासदी अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन पूछा है, सही कथन पूछा है, तो विकल्प सी ही सही होगा। अगला प्रश्न है, लोजाइनस के उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन कौन सा है? तो विकल्प असंगत पूछा है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक है। असंगत पूछा है ना, तो डी ऑप्शन सही होगा। असंगत कथन है विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक है, ये असंगत है। अगला प्रश्न है, क्रोचे की मान्यता नहीं है। क्रोचे की मान्यता क्या नहीं है? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। क्रोचे ने कला को एक आत्मिक प्रक्रिया माना है, ना कि आध्यात्मिक प्रक्रिया माना है। यहाँ पे पूछा है नहीं, क्रोचे की मान्यता नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या पूछा है, कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, लेकिन क्रोचे ने माना है कि कला एक आत्मिक प्रक्रिया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गलत पूछा है ना, तो गलत ही बताना है, तो सही उत्तर मैंने यहाँ लगा दिया है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अनुसार कला की सर्जन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। तो अनिवार्य चरण जो नहीं है वो है विकल्प डी, मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतारण। ये अनिवार्य चरण नहीं है। क्रोचे के अनुसार मानस अभिव्यंजना का मानसिक एवं आंतरिक कला आदि के रूप में अवतरण होता है। ये मैंने उत्तर लगा दिया, इसका सही उत्तर ये होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण होता है, जबकि यहाँ पे क्रोचे के अनुसार मानस अभिव्यंजना का मानसिक एवं आंतरिक कला के आदि के रूप में अवतरण होता है। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। सही उत्तर लगा दिया मैंने। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, लोजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। तो वो है विकल्प सी। तो अत्यधिक शब्द आडंबर, ये स्रोत सम्मिलित नहीं है। तो लोजाइनस के उदात्त के स्रोत में अत्यधिक शब्द आडंबर सम्मिलित नहीं है। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अत्यधिक शब्द आडंबर लोजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह उदात्त को नष्ट करने वाला है, इसीलिए सम्मिलित नहीं है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो की फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और अगर चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड शिफ्ट वाला भी प्रश्न पत्र इसी तरह हल करके आपको सामने लेकर आऊँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।